नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA) खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा DPVCPO BPVI 031 खाद्य के मूल सिद्धांत, खंड 1 कटाई उपरांत प्रबंधन, इकाई 1 कटाई उपरांत प्रबंधन के महत्व 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप कटाई के उपरांत अनाज के प्रबंधन को सीखना, अनाज की कटाई के उपरांत हानि की हद को समझना, कटाई के उपरांत प्रबंधन में तापमान एवं नमी की भूमिका का व्याख्यान, खाद्य की उपलब्धता तथा पोषण सुरक्षा का जानना, वैज्ञानिक कटाई के उपरांत प्रबंधन से रोजगार सृजन के प्रभावी तरीकों के बारे में जानना, मूल्य संवर्धन किस तरह से अनाज की आयु एवं क्रय विक्रय को बढ़ा सकता है, और कटाई के उपरांत प्रभावी प्रबंधन के लाभों को जानना। 1.1 प्रस्तावना। कटाई उपरांत प्रबंधन यह प्रबंधन है जिसमें खाद्यान्न की कटाई, मड़ाई, सफाई, सुखाई, भंडारण, विपणन से लेकर उपभोग तक की समस्त क्रियाएं निहित है। कुशल और वैज्ञानिक कटाई उपरांत प्रबंधन कटाई, मड़ाई, सफाई, सुखाई एवं धुलाई की उन्नत तकनीकों का ऐसा समन्वय है जिसमें खाद्यान्न का नुकसान न्यूनतम होता है। अनुचित और अकुशल कटाई उपरांत प्रबंधन से होने वाले फसल के नुकसान से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। वैज्ञानिक कटाई उपरांत प्रबंधन देश और समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अगली फसल तक खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां उत्पादन स्थिर नहीं है और मानसून पर निर्भर करता है, वहां पर प्रभावी और वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी का निरंतर विकास करने का प्रयास होना चाहिए जिससे खाद्यान्न में होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। हमारे देश में कटाई के बाद प्रबंधन क्रियाओं के दौरान कुल खाद्यान्न का लगभग 10% खराब हो जाता है, जिसमें कटाई, मड़ाई, प्रसंस्करण, भंडारण और धुलाई के दौरान होने वाले नुकसान समाहित है। नमी एवं तापमान दो ऐसे कारक हैं जिनसे खाद्यान्नों का नुकसान अधिकतम होता है। जैविक कारकों से लगभग 6.5% का नुकसान होता है, जिसमें कीड़े, कृंतक, चिड़िया, जीवाणु और फफूंद प्रमुख है। वैज्ञानिक भंडारण कक्षों, साइलोज और भंडारण संरचनाओं जैसे धातु बिन R0C0C0 बिन, पक्का कोठी इत्यादि में परिपक्व, साफ और सूखा अनाज ज्यादा समय तक भंडारित कर सकते हैं। अपरिपक्व तथा गीले, 16 से 18% से अधिक नमी वाले और ज्यादा अवांछित तत्व वाले अनाज भंडारण के दौरान आसानी से खराब हो जाते हैं। अनाज में उच्च नमी कीटों और मोल्ड्स को आकर्षित करती है, जिसके कारण अनाज की मात्रा एवं गुणवत्ता कम हो जाती है। भंडारण के समय लगने वाले कवक सूखे अनाजों पर कम ही प्रभाव डालते हैं, जैसे गर्म अनाज का उचित एवं समय पर वायु प्रवाह उसके तापमान को घटाता है और नम अनाज को सुखाने से इसकी नमी घटती है और वह भंडारण के उपयुक्त हो जाता है। एक ऐसा ही पैदा होता है। भंडारण के दौरान उत्पन्न होने वाले कवक या मोल्ड जैसे एस्परजिलस फ्लैक्स, एस्परजिलस फ्लेवस और पेनिसिलियम प्रजातियां, पेनिसिलियम स्पीसीज, खाद्यान्नों को न केवल पूरी तरह से नष्ट करती हैं बल्कि उसमें कुछ माइकोटॉक्सिन्स भी पैदा करती है जो कि मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले होते हैं। उच्च नमी वाले धान, चावल, मक्का और मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन माइकोटॉक्सिन है जो कि एस्परजिलस फ्लैक्स नामक कवक से एफ्लाटॉक्सिन से प्रदूषित अनाज पशु आहार के लिए भी उपयुक्त नहीं है। खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम PFA के अंतर्गत अनाज में माइकोटॉक्सिन्स की अधिकतम मान्य सीमा 30 ppb पार्ट्स पर बिलियन निर्धारित की गई है। उचित नमी पर खाद्यान्नों की कटाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धान की फसल को खेत में ही सूखने दे तो धान के दानों का गिरने का प्रतिशत बढ़ जाता है।
1.2 कटाई के बाद प्रबंधन में तापमान और नमी का प्रभाव। तापमान खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनाज कोठी ग्रेन बिन में भंडारण के दौरान गर्म और नम अनाज बहुत तेजी से खराब होते हैं। जब ग्रेन बिन के भीतरी और बाहरी तापमान में अंतर होता है तो नमी का संघनन अनाज के ऊपरी सतह पर होता है। अनाज के तापमान को घटाने के लिए वायु प्रवाह का ज्यादातर प्रयोग होता है, जिसमें वातावरण की हवा का प्राकृतिक या कृत्रिम प्रवाह सम्मिलित है। इसलिए ग्रेन बिन के तापमान की नियमित निगरानी रखनी चाहिए। ग्रेन बिन के तापमान की निगरानी के लिए थर्मोसैम्पलर और थर्मोकपल्स का प्रयोग होता है। ग्रेन बिन के भीतर और बाहर के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आधुनिक साइलोस अंतस्थ वायु प्रवाह पद्धति से सुसज्जित होते हैं। बिन या किसी अन्य भंडारण संरचनाओं में भंडारण के पूर्व अनाज को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना चाहिए। नमी खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में नमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भंडारण के दौरान अधिक नमी खाद्यान्नों को जल्दी खराब कर देती है। अधिक नमी के कारण भंडारित खाद्यान्नों में मुख्यतः चावल का रंग खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक नमी से कीट एवं मोल्ड आकर्षित होते हैं, जो खाद्यान्नों को खराब करते हैं, जबकि कम या परिमार्जित नमी खाद्यान्नों की भंडारण की क्षमता को बढ़ाती है और कीटों एवं कवकों की वृद्धि को रोकता है। अतः भंडारण से पहले खाद्यान्नों में नमी की सही मात्रा का सही मापन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खाद्यान्नों की नमी मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नमी मीटर का उपयोग करते हैं। चावल की कुटाई मिलिक में नमी का बहुत महत्व है। धान की कुटाई मिलिक के समय अधिकतम नमी लगभग 14.5% होनी चाहिए। धान में नमी की अधिकता या कमी से चावल के टूटने का प्रतिशत अधिक हो जाता है। आधुनिक राइस मिल में धान को सुखाने के लिए मैकेनिकल ड्रायर्स का प्रयोग किया जाता है। धूप में सुखाए हुए धान में कुटाई के समय चावल अधिक टूटता है, इसलिए धान को छाया में सुखाना चाहिए एवं सुखाते समय पैर से या किसी अन्य माध्यम से पलटते रहना चाहिए। कुछ खाद्यान्नों का सुरक्षित नमी प्रतिशत निम्नलिखित है। तालिका 1.1 खाद्यान्नों का सुरक्षित नमी प्रतिशत क्रम सम 0 खाद्यान्न प्रतिशत नमी नमी के आधार पर 1 धान चावल कच्चा 14 2 चावल सेला 15 3 चना 120 4 गेहूं ज्वार मक्का जौ बाजरा रागी गेहूं का आटा बेसन 5 मूंगफली 6 सरसों 12.5 6 से 7 5 से 6। तालिका 1.1 से प्रदर्शित है कि धान एवं चावल कच्चा में सुरक्षित भंडारण 14% तथा सेला चावल का सुरक्षित भंडारण 15% नमी पर किया जा सकता है। गेहूं गेहूं के उत्पाद तथा अन्य मोटे अनाज जैसे ज्वार मक्का जौ तथा बाजरा का सुरक्षित भंडारण 12.5% नमी पर किया जा सकता है। 1.3 भंडारित अनाज में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। भंडारित अनाज में लगने वाले कीड़े भंडारण के दौरान अनाज की मात्रा तथा गुण दोनों का नुकसान करते हैं। अधिक तापमान तथा आर्द्रता 60 से 65% पर उनकी वृद्धि एवं प्रजनन बहुत तेजी से होता है। भंडारित अनाज में लगने वाले कीड़े अनाज को अपने मलमूत्र द्वारा दूषित कर देते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियां पैदा होती है। रेंगने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए प्रोफिलाइटिक रसायन जैसे मैलाथियान 50% 0C0 डेल्टामेथ्रिन 2.5% WP0 का छिड़काव दीवारों पर फर्श पर तथा बोरों पर करते हैं। मैलाथियान 50% 0C0 को अनुपात 100 के अनुपात में पतला करते हैं तथा 3 लीटर घोल को 15 दिन के अंतराल 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर छिड़काव करते हैं। इसी तरह 40 ग्राम डेल्टामेथ्रिन 25 WP0 को 1 लीटर पानी में घोलते हैं तथा 3 लीटर घोल को 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में
90 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल ब्रोमाइड CH, Br एवं एल्यूमिनियम फास्फाइड AiPH गैस का गैसटाइट कमरे में उपयोग करते हैं, जिससे सभी तरह के कीटों का सफाया हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से वायु से साफ कर लेना चाहिए तथा बोरों को भी अच्छी तरह बुश की सहायता से साफ कर लेना चाहिए, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि के अवशेष न बचें। 1.4 खाद्य उपलब्धता का संबंध सीधे खाद्य उत्पादन से है। जनसंख्या के लगातार वृद्धि के बावजूद भी खाद्य उपलब्धता में अधिक बदलाव नहीं आया है। सन 1955 के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 157 की शून्य खाद्यान्न प्रतिवर्ष थी, जो कि सन 1955 में बढ़कर 167 की शून्य प्रतिवर्ष हो गई। सन 1997 के पश्चात के आंकड़े प्रति व्यक्ति कुल खाद्यान्न उपलब्धता में कमी प्रदर्शित करते हैं। तालिका 1.2 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आई है। खाद्य उपलब्धता में प्रकार है। कमी के कारण इस 1. खाद्य उपभोग की तुलना में खाद्य उत्पादन में कमी। खाद्य उत्पादन में अस्थिरता। बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है, वहां पर खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता के साथ साथ खाद्य उपलब्धता भी बढ़ी है। इन राज्यों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी साधारणतः नहीं है, जबकि गुजरात, राजस्थान और बिहार राज्य खाद्य उपलब्धता की दृष्टि से असुरक्षित है, क्योंकि इन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि अधिक नहीं हुई है। इसके बजाय इनमें खाद्यान्न उत्पादन में अस्थिरता है और ये राज्य ज्यादातर सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहते हैं। 1.5 पोषण सुरक्षा। खाद्यान्न, गेहूं, चावल, मक्का, जौ और ज्वार पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत हैं। खाद्य पत्रावली के अनुसार खाद्यान्न कुल ऊर्जा कैलोरी का 59%, कुल वसा के 13% भाग की आपूर्ति करता है, जबकि नेशनल सर्वे N0S0S0 प्रदर्शित करता है कि खाद्यान्न लगभग 65% प्रोटीन मुहैया कराता है। भारत में खाद्यान्न पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है। हमारे देश की नीचे की 40% गरीब जनसंख्या ऊर्जा का 75% भाग खाद्यान्न से प्राप्त करती है। यह देखा गया है कि अनाज के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्रति यूनिट पोषक तत्व लेने में खर्च बढ़ता है, जबकि ऊर्जा और प्रोटीन की उपलब्धता की तुलना में अनाज का खर्च अधिक आता है। अतः खाद्यान्न पोषक तत्व ग्रहण करने में सहभागिता करते हैं। खाद्य पत्रावली के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्ध ऊर्जा वर्ष 1970 में 2000 की 0.0 दिन से बढ़कर वर्ष 1980 में 2200 की 0.0 दिन तथा वर्ष 1989 में 2400 की 0.0 दिन हो गई है। प्रभावी लोक वितरण प्रणाली औसत पोषकता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। राज्यानुसार वर्ष 1999 से 2000 की पोषण उपलब्धता नीचे दी गई है। तालिका 1.3 वर्ष 1999 से 2000 की राज्यानुसार पोषण उपलब्धता विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका संख्या 13 यह दर्शा रही है कि असम, गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति कुल कैलोरी ग्राह्यता राष्ट्रीय औसत कैलोरी ग्राह्यता 2000 की 0.0 दिन से कम है। यह भी देखा गया है कि इन राज्यों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादकता कम है, अतः कैलोरी ग्राह्यता का खाद्यान्न उत्पादकता से सीधा संबंध है। इन राज्यों में अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए सख्त प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रति व्यक्ति कुल कैलोरी ग्राह्यता बढ़ सके। 1.6 रोजगार सृजन। हमारे देश में एक बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार है। यह आवश्यक है कि इन बेरोजगार लोगों को इन्हीं के गांव में रोजगार मिले।
एक बंदोबस्त तथा प्रभावी कटाई के उपरांत प्रबंधन द्वारा एक बड़े समूह को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इन लोगों को भंडार गृह, छोटे भंडार गृह बनाने के कार्यों में लगाकर रोजगार प्रदान किए जा सकते हैं। छोटे भंडार गृहों की मरम्मत तथा संचालन गांव के पढ़े लिखे बेरोजगारों से करा सकते हैं। छोटे स्तर पर चावल प्रसंस्करण, सेला चावल बनाने का संयंत्र, दाल बनाने का संयंत्र, दाल मिल आदि में गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रामीण कारीगर आधुनिक भंडार संरचना बनाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं, जैसे धातु से बना हुआ बिन, पक्की कोठी और आरसीसी कोठियां। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 15 सितंबर 2001 को ग्रामीण रोजगार के लिए शुरू करवाई, जिसमें लोगों को विभिन्न सुविधा पैदा करने में जैसे सड़कों, तालाबों, नदियों तथा घरों का निर्माण आदि में जगाया गया। इस योजना में ग्रामीणों को कार्य के बदले नकद पैसा तथा अनाज दिया जाता था। भारत सरकार द्वारा 50% अनाज दिया जाता था। बाकी बचा हुआ खर्च राज्य सरकार नकद पर करती है। सन 2004-05 में 82.23 करोड़ कार्य दिवस बनाए गए थे तथा भारत सरकार ने 4,496 करोड़ नकद तथा 50 लाख टन अनाज राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्पेशल घटक के तौर पर 16 लाख टन अनाज 13 सूखाग्रस्त राज्यों को प्रदान किया। सन 2005-06 नवंबर 2005 तक 82.23 करोड़ कार्य दिवस बनाए तथा भारत सरकार ने 4,852 करोड़ तथा 35 लाख टन अनाज उपलब्ध करवाया। 1.7 मूल्य बटा गुणवत्ता बढ़ाना। कटाई के उपरांत अनाज में लगभग 10% हानि दर्ज हुई है। विकासशील देशों में यह कहीं ज्यादा है। विभिन्न ऐसे कारण हैं जो अनाज में हानि के लिए जिम्मेदार है, जैसे नमी, ताप, कीड़े, फफूंदी तथा चूहे। अनाज में कटाई, मड़ाई, संस्करण, भंडारण, ढलाई तथा बिजाई के समय काफी नुकसान होता है। कटाई उपरांत होने वाली हानि को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है कि ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों, कृषि का विकास संवर्धन कम्युनिटी स्तर पर किया जाता है। खाद्यान्नों का प्रसंस्करण इस तरह से किया जाए जिससे उनकी आयु व भंडारण क्षमता दोनों बढ़ जाए, उसकी बिक्री व गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो तथा किसान को लाभ प्राप्त हो एवं हानि कम हो। इसके अतिरिक्त उत्पाद ज्यादा कीमत ही नहीं देते बल्कि उनको ज्यादा दूर के शहरी बाजारों में भेजा जा सकता है। इन उत्पादों के निर्यात करने के अच्छे आसार होते हैं। मक्खन, आटा, पापड़, सिवैयाँ, कॉर्नफ्लेक्स, लइयाँ एवं खील, यह सब किसानों तथा व्यापारियों के लिए फायदेमंद है। अर्थ प्रसंस्कृत खाद्य भी निर्यात किया जा सकता है। मूल्य संवर्धन तथा बिक्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी तथा अर्धसरकारी निगमों द्वारा प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृषि उत्पादन वाले इलाकों में कटाई के उपरांत प्रबंधन मूल्य संवर्धन में प्रभावी है। 1.8 निर्यात। भारतीय बासमती चावल की अमेरिका, U0 व गल्फ देशों में बहुत मांग है। इस समय भारत के पास गेहूं ज्यादा नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से गेहूं आयात किया जाता है। अतः अर्थशास्त्रियों तथा कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि किसानों तथा भारत सरकार के लगातार प्रयासों द्वारा गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा तथा भारत एक बड़ा निर्यातक देश बनेगा। गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो भारत का गेहूं ऑस्ट्रेलिया के गेहूं जैसा है। गेहूं एवं उनके उत्पादों में कीटनाशकों का पाया जाना निर्यात को प्रभावित करता है। कार्बनिक अनाज जैसे बासमती चावल तथा गेहूं जो रासायनिक खाद के बिना उगाए जाते हैं, यूरोप एवं अमेरिका में बहुत मांग है। हरियाणा, पंजाब एवं उत्तरांचल के कुछ किसानों ने कार्बनिक अनाज उगाना शुरू किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास समिति का गठन कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में किया है। समिति विदेशी बाजारों की जहां
बासमती चावल तथा अन्य उत्पादों की मांग है उनकी सूचना उपलब्ध कराती है तथा समिति उन देशों की सूचना उपलब्ध कराती है जहां कीटनाशक तत्वों के लिए मानक बनाए गए हैं। कुछ भारतीय प्रयोगशालाओं को कार्य दिया गया है कि वो निर्यात एवं व्यापारियों के लाभ के लिए कुछ परीक्षण करे जिससे निर्यातक को लाभ हो। बहुत सी कंपनियों ने तथा गठजोड़ों ने अपने निजी उत्पादन एवं प्रसंस्करण केंद्र भारतीय बासमती चावल के निर्यात के लिए खोले हैं। भारत से अर्ध प्रसंस्कृत बासमती चावल, ब्राउन चावल, बिना पोलिश वाला U0 तथा कुछ यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। कुछ देश जैसे U0 अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य आयात करने पर आर्थिक सहायता या अनुदान देते हैं। 1.9 ग्रामीण औद्योगीकरण, वैज्ञानिक तथा अच्छे आयोजित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की बहुत संभावनाएं हैं। कुछ राज्यों जैसे पंजाब एवं हरियाणा को छोड़कर अनाज को वैज्ञानिक तरीके से फार्म स्तर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ग्राम आंचल में वैज्ञानिक तरीके के आधुनिक भंडार गृह, निजी एवं लोक भंडार गृहों का विकास होना चाहिए। भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें प्रत्येक बेरोजगार युवा व्यक्ति को सहकारी क्षेत्रों को ग्रामीण भंडार गृह तथा शीत गृह बनाने के लिए छूट दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत काफी भंडारण स्थानों की व्यवस्था है। इससे बहुत से बेरोजगार युवाओं को भंडारण संरचनाओं के निर्माण कार्य से रोजगार प्राप्त हुआ। फिर इन युवाओं को उचित प्रशिक्षण उपरांत भंडार गृहों के संयंत्रण तथा संचालन में लगाया जा सकता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में छोटी धान मिलें, दाल मिलें, सेला संयंत्र, भूनने एवं कूटने के संयंत्रों को बैंक की वित्तीय सहायता, सहकारी समितियों की सहायता तथा अन्य संस्था की सहायता से लगाए जा सकते हैं। इन कृषि उद्योगों को लगाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि उद्योग मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय तकनीकी प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। राज्य सरकारें भी गांव में इस तरह के उद्योग लगाने के लिए गांव के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तरह के उद्योगों से गांव में बेरोजगारी की समस्या का निपटारा होता है तथा जनता का शहरों में पलायन भी रुकता है। कृषि उद्योग का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कृषि उद्योग मंत्रालय गठित किया है। 1.10 कटाई के बाद प्रबंधन के लाभ। कटाई के बाद के अच्छे प्रबंधन से मतलब है खाद्यान्नों का आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक से कटाई, मंडाई, प्रेसिंग, सफाई, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, हस्तन, भंडारण, परिवहन तथा विपणन करना। भंडारण के समय उच्च ताप, उच्च नमी, कीट तथा फफूंद का लगना तथा बुलाई, बोरों आदि में भंडारण, धुलाई आदि अनाज हानि के मुख्य कारण है। कीड़े मकोड़े भंडारण के समय अनाज की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। समाकलित फसल कटाई उपरांत प्रभावी प्रबंधन के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। आय, खाद्यान्न तक प्रसंस्कृत उत्पादों में भंडारण के समय कम हानि होती है। 2 अनाज की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। 2 अनाज एवं उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। 4 किसान बटा उत्पादक बटा व्यापारी अपने उत्पाद की अच्छी कीमत हासिल करते हैं। अनाज एवं उत्पाद की उपलब्धता बढ़ जाती है। 6 कटाई उपरांत उनकी मूल्य बटा गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिया से ग्रामीण एवं अर्धग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है। 6 अनाज एवं उनके उत्पाद की क्रय विक्रय बढ़ जाती है। 7 प्रभावी प्रबंधन खाद्य आपूर्ति को बढ़ाता है। 9 अनाज एवं दालों से जनता की आवश्यक पोषक पूर्ति होती है। XX अगर अनाज आवश्यकता से अधिक है तो उसे निर्यात किया जा सकता है तथा उससे उपार्जित विदेशी मुद्रा द्वारा आधुनिक तकनीकी को देश में आयात कर सकते हैं। 11 किसान बटा उत्पादक अपने अनाज को वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सकता है और बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सकता है। 1.11 उपसंहार, प्रभावी एवं उचित कटाई उपरांत प्रबंधन, हस्तन,
श्रेणीकरण, सुखाना, प्रसंस्करण, भंडारण व परिवहन को वैज्ञानिक तथा सुधरे हुए तरीकों द्वारा करने की जरूरत है। अप्रभावी कटाई उपरांत प्रबंधन से अनाज में हानि होती है। कटाई उपरांत हानि करीब करीब 10% आकी गई है। तापमान, नमी, कीट, कृंतक, चूहे, पक्षी तथा मोल्डस कटाई उपरांत हानि के मुख्य कारण है। तापमान को वायु प्रवाह द्वारा कम किया जा सकता है तथा नमी को सुखाने की तकनीकों से कम किया जा सकता है। भंडारण के समय कीटों द्वारा दोनों मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक हानियां होती है। इसको प्रोफ्लेक्टिक रसायन जैसे मेलाथियन 50% E0C0 डेल्टामेथ्रिन 2.5% W0P0 तथा गैस जैसे मिथाइल ब्रोमाइड तथा एल्यूमिनियम फोस्फाइड को प्रस्तावित मात्रा में देकर रोका जा सकता है। दवाई को लगाने के बाद अनाज को ठीक तरह से हवा लगानी चाहिए तथा बोरों पर दवाई की लगी हुई मात्रा को हटाने के लिए धूनी देकर अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शहरी बाजार तक बिना खराब हुए ले जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनाज की आयु एवं क्रय विक्रय की कीमत भी बढ़ जाती है। इससे किसानों बटा उत्पादकों को अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। किसान अपने अनाज को गांव में बने वैज्ञानिक तकनीक गोदामों में भंडारण कर सकते हैं तथा कमी के समय गोदामों से निकालकर अच्छे दामों में बेच सकते हैं। संकलित कटाई उपरांत प्रबंधन से कई लाभ होते हैं, जैसे भंडारण तथा पारगमन की हानि कम हो जाती है तथा भंडारण क्षमता, अनाज की गुणवत्ता तथा मिल्किए हुए मिल्ड उत्पाद भी अच्छे बने रहते हैं और इससे किसान बटा उत्पादक को अच्छी कीमत मिल जाती है तथा अनाज की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अनाज, गेहूं तथा दालें को सर्वार्धित करने से गांव और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ कटाई उपरांत प्रबंधन का यह है कि इससे पोषक आवश्यकताएं पूरी होती है और भोजन सुरक्षा भी रहती है। फालतू अनाज व उससे बने उत्पादों को निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय बासमती चावल की U0 यूरोप तथा अन्य गल्फ देशों में बहुत मांग है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।